वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इन पंक्तियों के साथ मैं पीसी यादव आप सभी साथियों का खैर मकदम करता हूँ। पुनः आपके सम्मुख राज्य व्यवस्था की सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? विकल्प नंबर ए मौलिक अधिकार, विकल्प नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, विकल्प नंबर सी 9वीं अनुसूची, विकल्प नंबर डी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगर इन विकल्पों पर हम गौर फरमाएं तो इन सभी विकल्पों में से विकल्प नंबर बी संविधान की प्रस्तावना इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको मालूम है कि संपूर्ण संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में 2 जगह स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, एक मूल अधिकार में और दूसरा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। वहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया तो उस समय प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथनिरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता, नंबर 4 गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए 1, 2 और 3, विकल्प नंबर बी 2, 3 और 4, विकल्प नंबर सी 1, 2 और 4, विकल्प नंबर डी 3 और 4। इन चारों विकल्पों में अगर गौर फरमाएं तो इन सभी विकल्पों में से विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी नंबर 1, 2, 3 सम्मिलित नहीं थे, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल नहीं किए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर हम देखें 42वें संविधान संशोधन को तो 1976 में उद्देशिका में संशोधन करके प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़े गए। गणराज्य शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में पहले से था। तो इस प्रकार सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? विकल्प नंबर ए अमेरिकी संविधान, विकल्प नंबर बी ब्रिटिश संविधान, विकल्प नंबर सी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, विकल्प नंबर डी फ्रांस के संविधान से। अगर इन विकल्पों पर गौर फरमाएं तो विकल्प नंबर सी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है। अगर हम अमेरिकी संविधान की बात करें कि अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण विषय लिए गए हैं। अगर हम विकल्प नंबर बी ब्रिटिश संविधान की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व और विधि निर्माण प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषय ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं।
अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करें तो वहाँ से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 में राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित थी। विकल्प नंबर ए आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से, विकल्प नंबर बी कनाडा के संविधान से, विकल्प नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, विकल्प नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपको मालूम है कि संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित है, यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल तो निश्चित है पर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा सदस्यों में से 12 सदस्यों का मनोनयन माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आखिर ये विषय कहाँ से लिया गया है? अगर इन विकल्पों पर हम गौर फरमाएं तो विकल्प नंबर ए आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से इस विषय को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो वहीं से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं। अब देखते हैं कनाडा के संविधान को। आखिर कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, अवशिष्ट शक्तियां, सशक्त केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगर विकल्प नंबर सी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, पिछले प्रश्न में मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या महत्वपूर्ण विषय लिए गए थे उसकी चर्चा किए हैं। अगर विकल्प नंबर डी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जैसे महत्वपूर्ण विषय ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? आपको मालूम है जो संसदीय प्रक्रिया होती है उसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं। तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर ए भारत की, विकल्प नंबर बी अमेरिका की, विकल्प नंबर सी ब्रिटेन की, विकल्प नंबर डी स्विट्जरलैंड की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए भारत की। भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल का प्रादुर्भाव होता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में विचार के लिए विषय पहले से ही निर्धारित नहीं होता। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। इसका आरंभ 1962 में किया गया। वर्तमान समय में शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? प्रश्न नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत संघात्मक शासन प्रणाली वाला राज्य है, वैसे ही अमेरिका भी संघीय शासन प्रणाली वाला राज्य है। इन विकल्पों में देखें तो विकल्प नंबर ए एकल नागरिकता, विकल्प नंबर बी संविधान की 3 अनुसूचियां, विकल्प नंबर सी न्यायपालिका की द्वैधता और विकल्प नंबर डी संविधान की निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इन विकल्पों में अगर सही उत्तर देखें तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, वैसे ही अमेरिका में न्यायपालिका को बहुत व्यापक, अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में जो संविधान के निर्वचन की, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो दिया गया है, ये दोनों देशों के संविधान द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत में आपको मालूम है भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, समवर्ती सूची विषयों के पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। पर दोनों में अगर मतभेद की स्थिति आ जाती है तो केंद्र की बात मानी जाएगी, यानी केंद्र के द्वारा
लाया गया विधेयक मान्य होगा। यहाँ विकल्प नंबर ए देखें, यूएसए के संविधान से, विकल्प नंबर बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, विकल्प नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, विकल्प नंबर डी यूएसएसआर के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची ली गई है। अगर हम देखें यूएसए के संविधान की, तो यूएसए के संविधान की हम चर्चा कर चुके हैं। विकल्प नंबर डी यूएसएसआर के संविधान की अगर बात करें तो यहाँ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। यानी जो लोकहित यानी जनहित जो मुकदमे होते हैं, आप जानते होंगे कि आए दिन जनहित याचिका दायर होती है। यही जनहित याचिका लोकहित मुकदमा है। आखिर इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? विकल्प नंबर यूनाइटेड किंगडम में, विकल्प नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में, विकल्प नंबर सी यूएसए में, विकल्प नंबर डी कनाडा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी यूएसए में। जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है, लोकहित मुकदमा का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। लोकहित की शुरुआत यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। भारत में लोकहितवाद को प्रारंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को जाता है। ध्यातव्य है यह वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? विकल्प नंबर ए केवल भारत में, विकल्प नंबर बी केवल यूएसए में, विकल्प नंबर सी ए और बी दोनों, विकल्प नंबर डी केवल यूके में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी ए और बी दोनों, यानी भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्लोकन का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। अगर कोई व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है, व्यवस्थापिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे का हनन करता है, तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्लोकन की व्याख्या करता है। यानी उस कानून को जिस सीमा तक वह मूलभूत ढांचे को डिस्टर्ब करता है या अवरोध करता है, तो उस ढांचे तक या उस बिंदु तक, या अगर कहीं से लगता है कि पूरा का पूरा कानून आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। यही है न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था। भारत में जो न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है अनुच्छेद 137 में दिया गया है। अनुच्छेद 137 में पुनर्लोकन की व्यवस्था की गई है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम भरोसा करते हैं कि आप अपनी मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मेरा एक छोटा सा सहयोग है, जैसे भगवान श्री राम जब पुल का निर्माण कर रहे थे तो उसमें गिलहरी ने भी योगदान दिया था। ठीक वैसे ही हमारा छोटा सा ही योगदान आपकी सफलता में अगर जुड़ जाता है, 4 चांद लग जाएगा और मेरा वीडियो या मेरे द्वारा परिश्रम जो भी किया जा रहा है उसका फल सुखद होगा। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।